नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जो है वो जुलाई के बाद आएगी। रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र करने में निदेशालय जुटा हुआ है। पुरानी भर्ती कराने में अभी अफसर व्यस्त है, क्योंकि इसका एक विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो भर्ती निकाली गई थी उसके इंटरव्यू इसमें चल रहे हैं और उसके रिजल्ट भी समय समय पे आते रहते हैं। तो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 4000 पद खाली थे। इनमें से 2002 पदों की भर्ती के लिए निदेशालय ने काफ़ी पहले ही आयोग को अधियाचन भेज दिया था और इन पदों पर विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आयोग कुछ विषयों का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर चुका है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होगी। तो जब जुलाई के 3rd वीक तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी तो उससे पहले नई भर्ती तो आनी नहीं है। जुलाई के बाद ही नई भर्ती आएगी, जो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। स्टाफ नर्स पुरुष संवर्ग की ये भर्ती है। 2017 के पद हैं। 2017 से जो है इसमें विज्ञापन जो है दोबारा भी लिया गया था। पुराने विज्ञापन में कुछ खामियां थीं, तो अब इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए यह निर्णय लिया है। पहले एक चरण में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती के लिए मूल विज्ञापन 12 जनवरी 2017 में लिया था और इसी का दोबारा विज्ञापन लिया गया था। 18,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं इसके प्रारंभिक परीक्षा में और ये परीक्षा आज हो रही है। 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी यह परीक्षा। तो इस परीक्षा में जो पास होंगे वो अगली मुख्य परीक्षा में जाएंगे। दोस्तों सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रही हैं इस समय टीजीटी और एलटी ग्रेड की, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट नवरात्रि के अवसर पर चल रहा था। आज अंतिम दिन है उन सभी डिस्काउंट के समाप्त होने पे। जिन छात्रों को कोई जानकारी चाहिए वो 829 922 6960 पे कॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के लिए। ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आरईडी के द्वारा वर्ष 2018 से 2021 के बीच में कई बार अधियाचन इसका भेजा गया, लेकिन ये वैकेंसी नहीं जारी की गई है। अब ये वैकेंसी आ रही है। 1770 पद है इसमें, असिस्टेंट इंजीनियर के और जूनियर इंजीनियर के दोनों मिला के। तो यहाँ पे देख लेते हैं पद कितने हैं। देखिए, सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के 62 पद हैं और अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के यहाँ पे 1694 पद हैं। लिपिकीय संवर्ग में भी यहाँ पे 14 पद शामिल हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया, इसके लिए अधियाचन जो भेजे गए थे, ये यहाँ पे जो खाली पदों की संख्या की गणना हुई थी 14 सितंबर 2018 में, 14 अक्टूबर 2020 में, 24 अक्टूबर 2020 में और 6 जून 2021 तथा 3 दिसंबर 2021 की तिथि में रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग को भेजे हैं। तो इन सब का एक कंबाइंड जो है ये वैकेंसी निकालने की तैयारी हो रही है। तो जो छात्र जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए एक ही नियम होंगे, कोई अलग अलग नियम नहीं चलेगा। यहाँ जो यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि विभागाध्यक्ष होते थे, पदोन्नति में थोड़ी सी वो आगे पीछे कर लेते थे, वो सब अब नहीं होगा। इससे जो है पात्र कर्मियों को राहत मिलेगी। ज्येष्ठता आधारित पदोन्नति के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। इसके चलते विभागीय स्तर पर होने वाली पदोन्नतियों के लिए अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं। एक रूपता न होने की वजह से पदोन्नतियों में विसंगतियां होती हैं और इसको लेकर कोर्ट में मामला जाता रहता है। इसलिए प्रतिकूल प्रविष्टियों और लघु व बृहद दंड दिए जाने की स्थिति में चयन समितियों के समक्ष प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर फैसले लेने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति संबंधी कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नए मानक जल्द तय किए जाएंगे। चुनाव में मुफ्त सौगात देने के वादों पर रोक नहीं लगा सकते चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी है कि
जो है यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब यहाँ पे जिस तरह के चुनाव में फ्री चीज़ें दी जाती हैं उससे जो है स्थिति काफ़ी भयानक हो गई है श्रीलंका में, आप देख रहे हैं। और श्रीलंका के जैसी स्थिति भारत की ना हो जाए इसके लिए अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि जो चुनाव में फ्री के गिफ्ट दिए जाते हैं, फ्रीबी जो बांटी जाती है, सब कुछ फ्री किया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह की जो फ्री की चीज़ें आती हैं उसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। जनता को मुफ्त बिजली देना, पानी देना, राशन देना, मासिक नकदी देना, कर्ज माफ़ी आदि के वादे राजनीतिक पार्टियां करती हैं सरकार बनाने के लिए। और यह जो है यह चीज़ें जो है यहाँ पे जो जनता है उसको ये लोग निकम्मा बना देते हैं। और निकम्मा बना देने के साथ साथ जो है इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च होता है, जो बजट से जाता है। जो पैसा विकास में लगना चाहिए वो यहाँ पे लग जाता है केवल सरकार बनाने के लिए। यही चीज़ें श्रीलंका में हुई, अलग अलग राज्यों में इस तरह की राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ पे किया। अब श्रीलंका की हालत आज ये है कि वहाँ पे खाने पीने का सामान भी जो है सेना जो है बंटवा रही है, अदरवाइज़ जो है वहाँ पे दुकानों में लूट मच जाए। और वहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब है। महंगाई जो है पता नहीं कितने % वहाँ बढ़ चुकी है। छोटी छोटी चीज़ें जो है दूध जैसी चीज़ें जो है वहाँ पे सैकड़ों रुपए लीटर मिल रहा है। निजी स्कूलों की फीसें 10% से ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी। वो रोक हटा ली गई है। 2020-21 और 21-22 में कोविड के कारण फीस नहीं बढ़ाई गई थी। अब वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने से अभिभावकों की जेब पर बोझ पड़ेगा। उन्हें अब ज़्यादा फीस देनी होगी। बीती 7 जनवरी 2022 को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए फीस वृद्धि पर लगी रोक हट गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से फीस बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ोतरी के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा में 10 साल भर गिरफ्तार किए गए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शनिवार को परीक्षा में अलग अलग जिलों में 10 सालों को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया है। 7 बालिकाओं सहित 27 परीक्षार्थियों को नकल के आरोप में पकड़ा गया है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 10 परीक्षार्थियों के स्थान पर दूसरे को परीक्षा केंद्रों में पकड़ा गया है। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, फतेहपुर में एक अभ्यर्थी, मैनपुर व बागपत में पकड़े गए 2-2 साल भर शामिल हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज अब मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बी और बीटेक में न्यूनतम और अधिकतम फीस का स्लैब जो है यहाँ पे दे दिया गया है। इससे क्या होगा, अभिभावकों को जो है राहत मिलेगी। और सरकारी स्कूलों में या फिर बीटेक कराने के लिए छात्रों को जो है फीस जो है न्यूनतम और मैक्सिमम जो है जो फिक्स कर दी गई है वो कॉलेज अपने हिसाब से तय करेंगे कि उनको किस स्लैब में रखना है। यूजी इंजीनियरिंग की फ़ीस, अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस जो है इंजीनियरिंग बीटेक की फ़ीस जो है 69,000 से 1,89,000 तक रखी गई है। पीजी इंजीनियरिंग यानी कि एमटेक की फ़ीस जो है 1,41,000 से 3,03,000 रखी गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फ़ीस 67,000 से 1,40,000 रखी गई है। इसी तरह से बाकी अन्य कोर्सेज़ की फ़ीस भी सेट कर दी गई है कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। अब उसके बीच में आपको जो भी रखना है कॉलेज अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे फीस अपनी रख सकते हैं। शिक्षकों के लिए एक अच्छी सूचना है कि उनको इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए अब मिलेंगे। दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राज्य विधि एवं संगठक महाविद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी गई है। यहाँ पे देखिए कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के जो है यहाँ पे अखिलेश कुमार सिंह वो क्या कहते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को इलाज कराने, दुर्घटना होने या आकस्मिक निधन की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षण कल्याण कोष का गठन किया गया। नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके अध्यक्ष कुलपति होंगे। आईआईटी के छूटे छात्रों की परीक्षाएं 25 तारीख से होंगी। कोरोना या अन्य कारणों की वजह से जो परीक्षा नहीं दे सके थे उनको अब मौका मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए 25 अप्रैल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का आयोजन कराया जाएगा। परीक्षाएं 17 मई तक 3 चरणों में होंगी। पहला चरण 25 से 30 अप्रैल के बीच, दूसरा चरण 6 से 10 मई और तीसरा चरण 13 से 17 मई के बीच होगा। रोजाना 3 सत्रों में परीक्षा होगी। परीक्षा परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।
टीजीटी की खबर है यहाँ पे। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की परीक्षा से 10 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसमें एक नया पेंच आ गया है। 2011 की परीक्षा के अन्य विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, केवल जीव विज्ञान का रिजल्ट जारी होना है। जीव विज्ञान के रिजल्ट की जो ओएमआर शीट थी वो सब पानी से भीग गई थी, इसी कारण उसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे जो अभी चयन बोर्ड के जो सदस्य थे उसमें से कई सदस्य सेवा मुक्त हो गए हैं। अब चयन बोर्ड जो है पूरी तरह से लगभग खाली है और इस चयन बोर्ड के जो सदस्यों का कार्यकाल था जो समाप्त होने था, ये लोग चाह रहे थे कि रिजल्ट जो है ये दे दिया जाए, क्योंकि 2011 के बाद की विषयों का परिणाम घोषित हो चुका है ऑलरेडी और इसी का केवल नहीं घोषित हुआ तो ये भी देना चाह रहे थे। इसलिए एक कमेटी के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई थी कि कार्बन कॉपी से ओएमआर शीट की मिलान करा लिया जाए, उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया। परिणाम जो तैयार करना था वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया था और पहले इसका रिजल्ट आएगा रिटन परीक्षा का, फिर इसमें इंटरव्यू भी होना है। इंटरव्यू होने के बाद इसकी भर्ती की जाएगी। पदों की संख्या उस समय 83 थी, लेकिन काफ़ी टाइम बीत चुका है। इस बीच में कई पद प्रोन्नति से भर लिए गए हैं, कुछ में नई भर्ती के छात्र आ गए हैं, तो अब पदों की संख्या भी गड़बड़ है। इसमें पदों की संख्या भी कम हो सकती है। सरकार को इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। काफ़ी पुरानी भर्ती है, इस भर्ती को क्या कैंसिल किया जाए या फिर इसको किस तरह से किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए, तो इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के छात्र अधर में अटके हुए हैं। वहीं पर यूपीटीईटी की बात करें तो परिणाम 8 अप्रैल को जारी हो गया था, लेकिन वेबसाइट इतनी ओवरलोडेड हो गई है कि डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा। लोगों को रिजल्ट देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जो है वो सुस्त प्रक्रिया की शिकार हो गई है। जो पुरानी भर्ती है 2003 पदों की, विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत, उसका जो इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है वो जुलाई के सेकेंड वीक तक जा रहा है, इसलिए नई भर्ती अभी निकालना बहुत ही मुश्किल है। जुलाई के बाद ही नई भर्ती जारी की जाएगी। नर्सिंग की परीक्षा आज होने जा रही है, जैसे कि आपको हमने बताया कि इसमें 558 पद हैं और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें लागू कर दी गई है। तो प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही है, जिसमें 38 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। प्रयागराज में 18,000 अभ्यर्थी प्रयागराज में शामिल होंगे। बीआरडी यानी कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू होने जा रही है और यहाँ पे सोमवार को 9 प्रवेशित छात्र कॉलेज प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे। बीएससी नर्सिंग की एक सीट पर छात्र का प्रवेश होना शेष है, बाकी सभी सीटों पर छात्रों का प्रवेश हो गया। 40 प्रवेश होने थे, 39 में प्रवेश हो चुके हैं और अब यहाँ पे ये पढ़ाई शुरू होने जा रही है। अप्रेंटिस से रोजगार की नई राह खुलेगी। आईआईटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज है ये। प्रदेश में 305 राजकीय और 2939 निजी आईटीआई संचालित हैं। करीब 5 लाख सीटें इसमें हैं। 1,19,000 सीटें जो हैं राजकीय आईटीआई में हैं और पिछले साल 40,000 सीट राजकीय आईटीआई में खाली रह गई थी। कुल मिला के लगभग 2 लाख सीटें खाली रह गई थी। उद्योग जगत में मांग के बावजूद आईटीआई के प्रति इस अरुचि को देखते हुए शासन ने अप्रेंटिस योजना शुरू करने का फैसला किया। इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए संसद की एक समिति ने भी आईटीआई में बेहतर और कुशल प्रशिक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया है। आईटीआई को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शासन ने सभी जिलों में नोडल नामित किए गए राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य तथा उपायुक्त जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र को विद्यार्थियों को अप्रेंटिस कराने की जिम्मेदारी दी है। प्रशिक्षण देने की क्षमता वाले जिले के सभी निजी उद्योगों का राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण के लिए 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पोर्टल पर पंजीकृत निजी उद्योगों की सूची नोडल राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य के पास मौजूद रहेगी। पोर्टल पर पंजीकृत उद्योगों में अप्रेंटिस के लिए रिक्त सीटों की सूचना भी प्रदर्शित की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।